Assalamu alaikum students. Today we are going to start the third part of 2010 October-November paper 1-2 of multiple choice questions. चलें बिना देर के चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. During a thunderstorm there is an interval of 1.7 seconds between an observer seeing the lightning and hearing the thunder. The speed of sound is 340 meter per second. What is the distance between the observer and the storm? तो अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है s इज इक्वल टू vt. यहाँ पर हमें स्पीड भी गिवन है जो कि है 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी गिवन है जिसमें साउंड हमें सुनाई देता है 1.7 सेकेंड्स लेटर टू द लाइटनिंग. अब लाइटनिंग जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो इंस्टेंटेनियसली हमारी आइज तक रीच हो जाती है, तो उसका अप्रोचिंग टाइम हम ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करते हैं. तो उसको रेफरेंस बनाते हुए टाइम हमारे पास 1.7 सेकेंड्स ही है साउंड का हम तक पहुंचने के लिए. तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं. डिस्टेंस s फाइंड करना है, v की वैल्यू हमारे पास 340 है और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 1.7. तो डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा जरा कैलकुलेट करके देख. आंसर आएगा 578 मीटर. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 22. विच पेयर ऑफ एमिशंस ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन एयर. तो देखते हैं किन वेव्स की स्पीड सेम होगी. अल्फा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. नो, अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत कम होती है और गामा रेज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं. गामा रेज एंड इंफ्रारेड वेव्स, यस, गामा रेज एंड इंफ्रारेड रेज दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तो इन दोनों की स्पीड सेम होगी क्योंकि दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इस वजह से दोनों सेम स्पीड से मूव करती हैं. सी ऑप्शन में से क्या है इंफ्रारेड वेव्स एंड साउंड वेव्स. नो, साउंड वेव्स की स्पीड बहुत कम होती है. लास्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स एंड अल्फा पार्टिकल्स. नो, अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड बहुत कम होती है साउंड से. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जो कि है 23. A ray of light strikes the surface of a glass block at an angle of incident 45 degree. The refractive index of the glass is 1.5. What is the angle of the refraction inside the block? हमने angle of refraction find करना है. हमें पता है refractive index का जो फॉर्मूला है according to Snell's law n is equal to sin I over sin R. sin I यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है और sin R में जो R है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है और वही हमने कैलकुलेट करना है. चलें बिना देर के वैल्यूज को पुट करते हैं. साइन I की वैल्यू हमारे पास 45 है तो साइन 45 आ जाएगा और साइन R हमने कैलकुलेट करना है और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें पता है जो बता दी गई है 1.5 जो कि ग्लास की है. तो मैं n की रिप्लेसमेंट पर 1.5 लिखूंगा और बाकी सेम वैल्यूज आ जाएंगी. साइन 45 देखते हैं अब कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं. साइन 45 होता है 0.7071 और साइन R में R हमने कैलकुलेट करना है. तो मैं साइन R और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्लेस कर दूंगा ताकि मैं साइन R कैलकुलेट कर सकूं. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी. तो इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो है 0.4714 और यहाँ पर अगर हम R कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइन राइट साइड पर लेके जाएंगे जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स और जब हम इस वैल्यू का साइन इनवर्स लेंगे तो वो आंसर आएगा 28. तो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास क्या होगा 28 डिग्री. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24 देखें. एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड थ्रू अ कनकेव डाइवर्जिंग लेंस. व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. अब यहाँ पर कनकेव लेंस किस तरह की इमेज बनाता है. हमें पता है कनकेव लेंस विजुअल अपराइट एंड डायमेंस्ड इमेज बनाता है. तो मैं रीड करता हूँ. ए ऑप्शन है रियल. नो, कनकेव लेंस रियल इमेज तो बनाता नहीं. बी ऑप्शन में भी रियल है तो मैं इसे रीड करना पसंद नहीं करूंगा. सी ऑप्शन विजुअल, यस. इन्वर्टेड, नो, इन्वर्टेड तो इमेज बनती ही नहीं है. कनकेव लेंस में अपराइट इमेज बनती है. तो लास्ट ऑप्शन विजुअल अपराइट एंड डायमेंस्ड सही है. MCQs नंबर 25 देखते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ रिपल टैंक प्लेन वेव फ्रंट अराइव एट अ प्लेन सरफेस. अब ये वेव्स हैं जिनके वेव फ्रंट प्लेन है और ये मूव कर रही हैं टुवर्ड्स राइट और यहाँ पर प्लेन सरफेस है जिससे जाके इन्होंने स्ट्राइक करना है. विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द वेव आफ्टर दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. उसने बता भी दिया कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी
तो ये वेव्स जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पर स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक करके ये सेम एंगल्स पर मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमें पता है रिफ्लेक्शन में ओनली डायरेक्शन चेंज होती है, ना ही वेव की वेवलेंथ चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है, और कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होता। तो चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं। स्पीड ऑफ वेव फास्टर, नो, स्लोवर, नो, द सेम, यस, वेव स्पीड सेम रहेगी। वेवलेंथ देखते हैं, लॉन्गर, नो, सेम, यस, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ओनली डायरेक्शन चेंज होती है वेव की, और कोई भी प्रॉपर्टी वेव की चेंज नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 26 देखते हैं। मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैव मेटल केसेस, ओके, टू प्रिवेंट द केस फ्रॉम बिकमिंग लाइव विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, द अर्थ वायर of the electric cable is attached to the case. Okay, how does the earth wire prevent an electric shock? अब एक्चुअली होता यह है कि जब हम किसी भी केस को अर्थ करते हैं और वो जब शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो अर्थिंग वायर है वो बहुत ज्यादा करंट को अलाउ कर देती है टू मूव टुवर्ड्स अर्थ। तो बहुत ज्यादा करंट अर्थ में फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बैक साइड में उस सर्किट में लगा हुआ फ्यूज जो है ब्लो हो जाता है। तो इस तरह हम जो है किसी भी डेंजर एक्सीडेंट से बच जाते हैं। ए ऑप्शन क्या है? इट अलाउज अ करंट टू फ्लो टू अर्थ so that the appliances continue working. No, जब अर्थ में करंट फ्लो होता है तो appliances अपना वर्क रोक देती हैं। It allows a large current to flow to earth blowing the fuse. Yes, ये बहुत ज्यादा करंट इसमें से पास होता है और ज्यादा करंट के फ्लो होने की वजह से जो फ्यूज है वो इतने ज्यादा करंट को बियर नहीं कर सकता और ब्लोइंग ऑफ फ्यूज कॉज होती है। सी ऑप्शन है, इट प्रिवेंट द फ्यूज फ्रॉम ब्लोइंग। नो, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्यूज ब्लो ना हो, तो फिर अर्थिंग का फायदा ही कोई नहीं है। It reduce the current to a safe level. No, अर्थिंग करंट इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ मेटल रिंग स्क्रीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच मेटल शुड बी यूज्ड फॉर द रिंग एंड व्हाई? अब एक मेटल रिंग है जो एक इक्विपमेंट को स्क्रीन कर रहा है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? हम मैग्नेटिक रिंग के लिए ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करे, ना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो हमने वो मटेरियल यूज करना है जो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करे। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है आयरन, आयरन मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है, इस वजह से हम आयरन यूज करेंगे। कॉपर क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि कॉपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी नहीं करता। द मेटल कैरीज द फील्ड लाइंस अराउंड द इक्विपमेंट। यस, आयरन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है अराउंड इक्विपमेंट, तो इसलिए हम आयरन यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन वैसे क्या है? आयरन द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक। नो, आयरन नॉन मैग्नेटिक नहीं है, ये बात याद रखनी है आपने। ये भी मैग्नेटिक है, लेकिन ये जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ मिलकर एक सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है जो कि इक्विपमेंट को सपोर्ट करेगी। लेकिन कॉपर का बिहेवियर इससे अपोजिट है। एमसीक्यूज 28 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। विच रो डिस्क्राइब द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव टर्मिनल्स में एक्सेस नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू रहता है टुवर्ड पॉजिटिव और पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो रेजिस्टर में से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो चार्ज नेगेटिव यस, नेगेटिव टू पॉजिटिव यस, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQs नंबर 29 की तरफ चलते हैं। A negatively charged sphere X is brought up to an identical uncharged sphere Y. The spheres do not touch. Okay. Sphere Y is earthed by touching it with a finger, which is then removed. Okay, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहले हम इस स्फीयर को इस Y स्फीयर के करीब ले आते हैं। जब Y स्फीयर के करीब आ जाएगा तो इस न्यूट्रल स्फीयर में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे इस नेगेटिव चार्ज से और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अदर साइड पर चले जाएंगे। लेफ्ट साइड पर यहाँ पर कौन सा चार्ज रह जाएगा? फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंबाइन हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि इन पॉजिटिव चार्जेस को इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब फिर क्या होगा? स्फीयर Y is earthed by touching it with a finger। अब Y स्फीयर को हमने यहां से फिंगर से टच करके इसे अर्थ कर दिया है। तो अर्थ करने से होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज तो इस वक्त फील्ड की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ जो कि एक्स स्फीयर में है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इस अर्थिंग फिंगर से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा। तो मैं इस पर क्रॉस अप्लाई कर देता हूँ।
कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला गया है, अर्थ में रिमूव हो गया है। तो अब वाई स्फीयर पर ओनली पॉजिटिव चार्ज बाकी है। तो फर्दर रीड करता हूं मैं क्वेश्चन को। स्फीयर x इज देन मूव्ड अवे फ्रॉम द स्फीयर y। अब स्फीयर x को, ये स्फीयर x है, इसको ये स्फीयर y से दूर ले गए, हम वापस ले गए दोबारा से। अब जब हम इसे दोबारा से रिमूव कर दिया तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्फीयर पर। व्हाट इज द फाइनल चार्ज इफ एनी ऑन स्फीयर y? तो अब y स्फीयर पर फाइनल चार्ज कौन सा रह गया? हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज y स्फीयर पर रह गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यूज 30 देखते हैं। अ बैटरी इज यूज्ड टू लाइट अ 24 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प। The battery provides a charge of 120 coulomb in 60 seconds. What is the potential difference across the lamp? तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कॉलम चार्ज है और टाइम्स प्रोवाइड है। We know that power is equal to VI होता है। यहाँ पर I की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमें पता है I is equal to होता है Q over T। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह एक्सटेंड हो जाएगा, VQ over T। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू हमारे पास पता है, पावर 24 वाट का लैंप है, तो 24 इज इक्वल टू वोल्टेज हमने मेजर करने हैं, Q की वैल्यू हमारे पास 120 है और टाइम हमारे पास 60 सेकेंड है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा और 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट आ जाएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह क्रिएटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे आने वाली वीडियो को इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।